तो निवेश कहाँ करे एक आम आदमी? देखिए, आप एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट सुनते होंगे कि लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो आप कहाँ निवेश करेंगे, ये वित्तीय साक्षरता को किस प्रकार आम जनजीवन में उतारा जा सकता है? पहले एक फैक्ट को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अभी वित्तीय सेवाओं से अछूती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ हैं अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ अरिजीत गांगुली सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में हम लोग सर डिस्कस करने वाले हैं वित्तीय साक्षरता के बारे में। अगर हम देखें सर तो भारत की 100% वयस्क आबादी किसी न किसी बैंक में अपना खाता खुलवाती है, और चाहे वो वहाँ से लोन ले या वहाँ सेविंग्स करे या निकासी करे, तरह तरह की किसी न किसी बैंकिंग गतिविधियां में संलिप्त है। लेकिन अगर इस आबादी की हम बात करें जो संलिप्त है, जो बैंकिंग वयस्क आबादी, इनमें से भी अगर हम बात करें तो 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास वित्तीय साक्षरता है। तो मेरा सवाल है सर आपसे कि वित्तीय साक्षरता को किस प्रकार आम जनजीवन में उतारा जा सकता है, या कितनी वित्तीय साक्षरता लोगों में होनी चाहिए और किस प्रकार से वो इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं पहले एक फैक्ट को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अभी वित्तीय सेवाओं से अछूती है। बिल्कुल, अभी भी 70% लोगों तक हम लोग बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंचा बैंक में इनफैक्ट सर लोग जब जा रहे हैं कुछ पैसा वैसा निकासी करने, तो कोई बैंकिंग अधिकारी अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल दे रहे हैं कि आप रुक जाइए कुछ काम कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि अच्छा मुझे क्या है 800 रुपये 1200 रुपये निकालना है सर, कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वित्तीय साक्षरता की कमी उन्हें पता नहीं है। वित्तीय साक्षरता की कमी के साथ साथ ऐसा कह लीजिए कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि पहले से तो स्थिति बहुत सुधरी है, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है। जहाँ तक वित्तीय साक्षरता की बात है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ दिन पहले बैंक जाने की जरूरत पड़ी मुझे। वहाँ पे एक व्यक्ति को देखा कि वो बेचारे चेक से विड्रॉल करना चाह रहे थे और वो उनको चेक भरने नहीं आ रहा था। और उसी बीच मैंने देखा कि एक कम उम्र का ही एक लड़का आया, आगे बोला कि लाइए आपका चेक मैं भर देता हूँ। ना सिर्फ उसने चेक भरा बल्कि उस सज्जन से उसने 5-10 रुपए कमा लिए। 10 रुपए रेट है। हाँ, बिल्कुल, मेरे गांव में भी सर है। बिल्कुल 5-10 रुपए रेट है। गाँव में भी हो रहा है। गाँव में तो स्थिति और भयावह है, शहर में भी आम दिनों में ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या इस लड़के के उद्यमता की तारीफ करनी चाहिए, या मुझे ये सोचना चाहिए कि एक देश जिसके कहिए कि आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, यहाँ पे अभी भी ऐसी जनसंख्या है, लोग हैं जिनको आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको वित्तीय सुविधा मिलते हुए भी वित्तीय जानकारी की बहुत भारी कमी है, जो कि आपका प्रश्न भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कम से कम ये पता होनी चाहिए कि भाई आपके अधिकार क्या क्या है। जैसे आपने कहा कि भाई अगर कोई बैंक कर्मचारी किसी प्रकार मिसबिहेव करता है और लोग इस चीज को चुपचाप सह जाते हैं, हालांकि बैंक कर्मचारियों के ऊपर भी बहुत वर्कलोड है, लोगों की कमी है बैंकिंग व्यवस्था में। फिर साथ ही साथ सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बैंक के माध्यम से चल रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कारण से बैंकिंग व्यवस्था में एक तरीके कह सकते हैं काले धब्बे की तरह हैं वो लोग। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसे किसी आदमी से आपका पाला पड़े तो आपको बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, जिसे कि हम लोग बैंकिंग लोकपाल योजना भी कहते हैं। अब बैंकिंग लोकपाल पहले क्या होता था कि आपको आरबीआई के ब्रांच में जाना पड़ता था। अभी आरबीआई ने उसमें सुधार किया है कि हर बैंक को अपने पास एक इंटरनल ऑम्बड्समैन रखना होगा। यानी कि आप अगर किसी प्रकार के बैंक के सर्विसेज से नाखुश हैं एज अ कस्टमर, तो आप बैंक में कंप्लेन करें, 30 दिनों के अंदर आपकी सुनवाई होगी, और अगर नहीं होती है तो इस बात को आप आरबीआई तक पहुंचा सकते हैं, जिसके एक तरीके से कह सकते हैं प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। मतलब दूसरे जो सबसे प्रभावशाली है शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं आरबीआई के, तो वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सुविधाएं बहुत सारी है, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते, जानकारी नहीं। वही बात है सर कि सरकार का काम है डस्टबिन रख दे रहे हैं, आप कचरा फेंकेंगे स्टेशन पे। बिल्कुल। तो शौचालय की भी स्थिति वही देख रहे हैं कि सरकार शौचालय बना रही है, लोग रेलवे ट्रैक पे दिख ही जाते हैं। तो ये दूसरी बात क्या है
कि लोगों को ये पता होनी चाहिए कि भाई आपके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की, तो रिटेल बैंकिंग का जो तरीके से कह सकते हैं जो मोडस ऑपरेंडी होता है, काम करने का तरीका होता है, वो होता है मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर देम एंड मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देम। यानी कि आपके पास ना सिर्फ कस्टमर्स अलग प्रकार के होंगे, हर कस्टमर के लिए उनके लिए टेलर मेड प्रोडक्ट होगा, साथ ही साथ उन तक पहुंचाने का अलग तरीका भी होगा। और आजकल जैसे डिजिटल भारत की हम लोग बात करते हैं, तो हर चीज आजकल मोबाइल पे उपलब्ध है। बिल्कुल। एक तो ये हो गई सर, एक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है वित्तीय समावेशन। बैंकिंग मतलब वित्तीय साक्षरता, या हम जब भी इस तरह की बात करते हैं तो आम लोगों के लिए बैंक में ही मतलब बैंक ही है, और मतलब आम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाते हैं। तो वित्तीय समावेशन एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है कि यहाँ ऐसे गया पैसा, फिर वैसे आया, फिर घूम के यहाँ गया। ये क्या है सर वित्तीय समावेशन? एक रिक्वेस्ट भी सर आपसे, भाषा सर थोड़ा सा आप सहज रखें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के नाम से बहुत लोगों को इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर नहीं पता है। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कभी। मतलब इकोनॉमिक्स के नाम से ही लोग डर जाते हैं, तो रिक्वेस्ट है सर आपसे, आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, सरल आम देखिए, ऐसा मैं इकोनॉमिक्स का शिक्षक हूँ, इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो ऐसी बात नहीं कि सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक आपने वित्तीय समावेशन की बात की, तो वित्तीय समावेशन मैं ये कहूँगा कि वित्तीय प्रोडक्ट्स का सप्लाई साइड, और अगर वित्तीय जो आपने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि वित्तीय साक्षरता, ये वित्तीय प्रोडक्ट्स का डिमांड साइड है। तो आप कितनी जानकारी रखते हैं, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। और बैंक्स या दूसरे जो वित्तीय संस्थाएं हैं, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए लाई है, वो किस प्रकार आप तक पहुंचा रही है, वित्तीय समावेशन है। तो वित्तीय समावेशन ऐसा है कि सरकार की मंशा ये है कि आप कितने भी दूर दराज के क्षेत्र में क्यों ना रहते हो या समाज के किसी भी वर्ग से है, आप तक सारी वित्तीय सुविधाएं बिल्कुल कम दामों पर आपके एकदम पहुंच तक पहुंचाई जाए। इसको हम लोग वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो लोगों को लगता है वित्तीय समावेशन बहुत नया कंसेप्ट है, 20-25 वर्ष पुराना कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 50 के दशक में हम लोगों ने देखा था कि SBI और उसके एसोसिएट बैंक्स की स्थापना एक तरीके से कहीं नेशनलाइज किया गया था। तो वो भी इसी कारण से किया गया था कि एक आम जनमानुस तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इसी का जो दूसरा स्टेज था वो 1969 और 1980 का हम लोगों ने नेशनलाइजेशन देखा, या 1975 में जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, हम लोगों ने उसको देखा। फिर जब 2000 के बाद सरकार ने क्या किया कि गरीबों के लिए विशेष रूप से बहुत सस्ते कीमत पर वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाना शुरू किया। जैसे आम आदमी बीमा योजना के बारे में हम लोग जानते हैं, या अभी इधर अटल पेंशन योजना जो इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा बहुत पहले से एक अकाउंट चली आ रही थी जिसको हम लोग कहते थे नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट में क्या होता था कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता था। इसको कोई मिनिमम KYC के माध्यम से इस अकाउंट को किसी बैंक के ब्रांच में खुलवा सकता था। लेकिन कुछ कहिए कि कमियां थी इस प्रोडक्ट में, जैसे कि इसमें ATM सुविधा नहीं मिलती थी, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन 2016 के नोटबंदी के बाद एक तरीके से कहिए कि बिना ATM के या बिना डिजिटल बैंकिंग के रहना असंभव है। लेकिन इसकी जो एक तरीके से कहें नींव रखना बहुत पहले शुरू हो चुका था। जो हुआ क्या कि नो फ्रिल अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया गया BSBD अकाउंट। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। यानी है अभी अगर देखा जाए तो नो फ्रिल्स अकाउंट है, लेकिन इसमें डिजिटल बैंकिंग, ATMs की सुविधा दी गई। इसको एक तरीके से कहिए कि और वृहद रूप मिला 2014-15 की शुरुआत में, जो हम लोगों ने देखा कि सरकार ने शुरू किया था जनधन योजना, जिसमें कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया जाता है। शायद विश्व की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। हमने अभी कहा ना कि अभी पहले जैसी स्थिति खराब नहीं रही है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक वित्तीय सुविधाएं, उसमें ATM भी दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ATM भी दिया जा रहा है। और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, उसके ATM पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और अगर सही तरीके से अगर आप इस अकाउंट को चलाते हैं तो सरकार जो जनधन योजना है उसमें छोटे अमाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है
कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सर्टेन अमाउंट तक आप पैसा विड्रॉ। आम बोलचाल की भाषा में लोग उसे सर सीसी अकाउंट बोलते हैं, मतलब सीसी अकाउंट नहीं, सीसी अकाउंट ओडी अकाउंट में डिफरेंस होता है। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक तरीके से कहिए कि बिना सिक्योरिटी के दी गई सुविधा होती है। यही सुविधा बिजनेसमैन जब लेते हैं उसको सीसी अकाउंट कहते हैं। तो सीसी अकाउंट जो होता है उसके लिए आपको सिक्योरिटीज के रूप में कुछ ना कुछ बैंक को दिखाना पड़ता है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि गरीब लोगों का सीसी है ओडी, ऐसा ही मान के चल सकते हैं हम लोग। एक सर वर्ड अभी चूंकि मैं भी बैंक गया था, तो बैंक में कोई लोन करवा रहा था तो उसमें संपत्तियां दिखाई जाती है। तो जो मैनेजर साहब, माननीय मैनेजर साहब जो लोन कर रहे थे, वो उसकी संपत्तियों को नोट कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे। तो उनसे भी सीनियर मैनेजर साहब एक आए, वो बोले जो लिक्विड चीज़ें हैं वो पहले आप बताइए क्या क्या है। तो ये लिक्विडिटी मतलब चूँकि मैंने तो पढ़ रखी है, मेरे समझ में है लिक्विडिटी क्या तरलता क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो व्यक्ति लोन पास करवा रहा था उसे ये चीज़ पता होगा कि लिक्विडिटी क्या है, तरलता क्या है। देखिए इसके बारे में से एक बहुत सरल डेफिनेशन है और मुझे लगता है कि आम लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी का दो डेफिनेशन चलन में रहता है। दो डेफिनेशन सुनिएगा तो आपको लगेगा दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों डेफिनेशंस को जब हम लोग समझ ले तो हम लोग को पता चलेगा कि एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं। एक जो बोलचाल की भाषा में लिक्विडिटी का प्रयोग किया जाता है, जो कहता है कि अभी जो अर्थव्यवस्था में कुल पैसे की मात्रा है उसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। अक्सर लोग सुनते हो कि रेपो रेट को बढ़ाने की बात कर रही है आरबीआई, या रेपो रेट को हटाने की बात कर रही है। तो मान लीजिए कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाजार में पैसे की मात्रा को यानी लिक्विडिटी को बढ़ाने या घटाने की बात करता है। दूसरा जो लिक्विडिटी का डेफिनेशन है जो कि हम लोग आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो है कि हमारे किसी संपत्ति को किस प्रकार हम पैसे में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास 10 लाख का सोना है, 10 लाख की जमीन भी है और किसी कारणवश मुझे 10 लाख रुपए ही चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं सोना बेच दूं या जमीन बेच दूं। तो आपके अनुसार क्या बेचना मेरे लिए उचित होगा, सोना या जमीन? अगर इमीडिएटली पैसा चाहिए तो सोना, क्योंकि जमीन के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, किसी को वहां पे जमीन चाहिए नहीं चाहिए। सोना क्या है कि आप किसी के पास जानकार आदमी के पास ले जाइए, वो आपके सोने को रख लेगा, आपको पैसा दे देगा। यानी सोना पैसे में ज्यादा आसानी से परिवर्तित हो रहा है जमीन की तुलना में, यानी गोल्ड इज मोर लिक्विड देन लैंड। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दोनों डेफिनेशन को सुनने के बाद आपको लगेगा कि दोनों में कोई अंतर संबंध नहीं है, लेकिन सोच के देखिए कि अगर बाजार में किसी के पास भी 10 लाख रुपए ना हो तो मेरा सोना पैसे में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। यानी किसी वस्तु के पैसे में परिवर्तित होने की क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि बाजार में एक्चुअली अभी कितने पैसे उपलब्ध हैं। अगर पैसे ज्यादा उपलब्ध रहेंगे यानी लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी तो मेरी वस्तु ज्यादा आसानी से पैसे में परिवर्तित हो जाएगी, और इसके विपरीत का जो स्टेटमेंट है वो भी सत्य होगा। तो ये जब लिक्विडिटी वर्ड जब आया उस समय सर दो वर्ड और सुनने को मिले मुझे, जो कि अक्सर बैंक में मिल ही जाते हैं, एक एसेट और दूसरा लाइबिलिटी। ये दोनों चीज क्या है सर? बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या है एसेट, क्या है लाइबिलिटी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में मैनेजर साहब जब बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि एसेट ये है, हम पे ये लाइबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं। एसेट लाइबिलिटी हम लोग आम जीवन में अगर बैंकिंग की बात को हटा दे तो हम लोग आम बोलचाल में भी हर किसी चीज को एसेट कहते हैं, किसी चीज को लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको कि आप अपने लिए एक रिसोर्स कंसीडर कर रहे हैं, एक संसाधन के रूप में आप उसको कंसीडर कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि जिसके माध्यम से आपके इमीडिएट या भविष्य की कोई जरूरत पूरी होगी, मान के चलिए सरल भाषा में उसी को हम लोग एसेट कहेंगे। और इसके विपरीत जहां हमको पैसे देने हैं, हमारे ऊपर दायित्व है कि हमको ये दायित्व अपने सर से उतारना है, तो वो हम लोग लाइबिलिटी में कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग बैंकिंग की भाषा में बात करें तो जिस सोर्स से हमें इमीडिएटली या भविष्य में इनकम होगा उसको हम लोग एसेट कहते हैं। जैसे अगर बैंक की दृष्टि से देखें तो बैंक ने अगर आपको लोन दे रखे हैं तो बैंक जानता है कि आप पैसे भी लौटाओगे और साथ में उसका इंटरेस्ट भी दोगे, जिससे कि बैंक को कमाई होगी। तो बैंक के लिए वो लोन एसेट है। उसके विपरीत अगर बैंक ने किसी से पैसे ले रखे यानी लेट्स से डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर को ना सिर्फ उसका पैसा लौटाना पड़ेगा बल्कि इंटरेस्ट भी रीपे करना होगा बैंक को। इसलिए बैंक के लिए उसका डिपॉजिटर जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है। और अगर हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखें
तो अगर हमने बैंक से लोन ले रखी है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, और अगर हमने बैंक के पास पैसे जमा किए हुए हैं तो वो डिपॉजिट हमारे लिए एसेट्स है। तो बैंकिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही एसेट लाइबिलिटी। एक और सर वर्ड मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि लोग, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो सबके पास है ही, किसी के पास मोर और लेस, तो कुछ लोग मतलब 3-4 तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा जो भी सेविंग्स उनकी बची वो अपने सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ सेविंग्स मतलब बैंक अकाउंट में रखते हैं, कुछ लोग उसी में से कुछ को घर में रखते हैं ताकि इमीडिएट ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सकें। और इसके अलावा एक इन दोनों से ऊपर की कैटेगरी है जो निवेश करते हैं। तो इसमें भी निवेश करने वालों में भी 2-3 लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि कहाँ निवेश करना है। वो किसी चौक चौराहे पे दुकान डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू कर दिया, उसे ही निवेश मानते हैं। तो अब चूंकि सुविधा इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में पूरी दुनिया है, जो मोबाइल है, बिल्कुल, तो घर बैठे भी आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है सर कि जो निवेश हो, उस निवेश मतलब सबसे जो सुरक्षित मतलब जिसमें किया जा सके वो कहाँ एक आम आदमी कर सकता है जो आसानी से वो समझ भी सके, उस चीज़ को वो इस्तेमाल भी कर सके। जैसे पहले के लोग LIC और सहारा को ही निवेश मानते थे, सहारा का क्या हुआ वो सबको पता है, लोगों को बेसहारा करके चले गए। बिल्कुल। तो निवेश कहाँ करे एक आम आदमी? देखिए, बहुत आप आसानी से समझ के एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट सुनते होंगे कि लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो आप कहाँ निवेश करेंगे, ये आप कितना रिटर्न देगा, ये आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। लेट्स से कि हम 100 रुपया कमाते ही हैं और 90 रुपया खर्च ही है, तो ऐसे लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि भाई आप कभी भी ऐसे जगह पे निवेश ना करें जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो। वहीं अगर आपके खर्च 1 लाख रुपए हैं और आप कमा रहे हैं 50 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ पैसे पर रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। तो जहाँ तक बात है रिस्क और रिटर्न की, तो सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए उसके क्षमता अनुसार बहुत सारे निवेश के ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बच्चियों के लिए आजकल एक योजना सरकार ने चला रखा है, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल, उसमें 8.2 है शायद। बिल्कुल। तो ब्याज दर का क्या एक तरीके से कह लें कि इम्पोर्टेंस होता है निवेश के लिए, तो वो भी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक बिल्कुल मजदूरी करने वाले इंसान हैं और आप अपने लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट चाहते हैं, तो आपके लिए अटल पेंशन योजना है, ठीक है। और बाकी बैंक वगैरह जो है वो FD की सुविधा देती है, जो कि बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि ये रिस्क फ्री निवेश, सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित। अगर आप किसी ऑफिस दफ्तर में काम करते हैं, आप ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, तो आपके लिए NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, या नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं उसे, हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, जिसमें कि आप एक सर्टेन अमाउंट आप निवेश कीजिए, जब आप रिटायर करेंगे तो उसमें से कुछ पैसा आपको एक मुश्त पैसा आपको दे दिया जाएगा, बाकी पैसे आपको इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। अगर आप में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड पहले क्या होता था कि आपको किसी एजेंट को पकड़ना पड़ता था। अब जैसा कि आपने भी कहा कि भाई डिजिटल दुनिया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आप किसी भी पेमेंट ऐप को इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अमाउंट से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको शायद पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जहाँ पे कि आप दैनिक 21 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से भी आप निवेश शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सर वो ऑटो डेबिट है, उसमें आपको सोचना भी नहीं है। आपके सुबह उठिएगा तो देखिएगा आपका अकाउंट 21 रुपया कटा हुआ है। इससे ज्यादा अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उससे ज्यादा एपेटाइट है आपके पास रिस्क टेकिंग का, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। तो अगर बिल्कुल जो हमारे नॉर्मल व्यूअर हैं, अगर उनकी बात करूं, तो मैं कहूँगा कि आप या तो FD
या फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। और आपको बस ध्यान एक बात का रखना है कि जैसा आपने कहा था कि कुछ लोग पैसे को घर पे ही रख लेते हैं, तो पैसे को घर में रखने का जो नुकसान है, लोग सोचते हैं कि भाई हमने 100 रुपये रखा, हमको साल भर के बाद 100 रुपये ही वापस मिल रहा है, तो मेरा भाई पैसा कहीं नहीं गया। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर मुद्रास्फीति की दर, यानी कह सकते हैं महंगाई की दर, अगर 4% भी वार्षिक रही, यानी आज जो वस्तु 100 रुपए की मिल रही है, 1 साल के बाद आपको उसी वस्तु के लिए 104 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि आपके 100 रुपए में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसे जगह निवेश करें जहां पे कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो औसत मुद्रास्फीति यानी महंगाई के दर से ज्यादा रहे, ताकि आपके पैसे मुद्रास्फीति की तुलना में ज्यादा आपको रिटर्न दे सके। मतलब घर में पैसा ना रखे। पुराने जो लोग होते थे वो जमीन और सोना खरीद लेते थे, लेकिन सोना और जमीन खरीदने के भी अपने नुकसान हैं। अगर नुकसान की बात करें तो अगर आप उस पैसे जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन आप देख ही रहे हैं कि भाई 18% जनसंख्या, 2% जमीन, तो जमीन की कीमत जितनी तेजी से बढ़ रही है, तो एक छोटा कमाई वाला व्यक्ति जमीन अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगी हो चुकी है। बिल्कुल। अगर आप सोना खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सोना नो डाउट आप छोटे अमाउंट में खरीद सकते हैं, लेकिन उस सोने को रखना घर में उचित नहीं है। अगर आप बैंक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो भाई बैंक के तिजोरी में अगर आप सोना रखते हैं, किसी कारण से दुर्भाग्यवश अगर बैंक में डकैती हो जाती है तो उस सोने की कोई गारंटी बैंक नहीं लेती है, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। उससे बेहतर ऑप्शन है कि बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे सरकार इसको भी बंद कर रही है। आज की चर्चा को सर हम यहीं पे रोकेंगे, और चूंकि हमारे दर्शकों के सवाल बहुत सारे हैं, बारी बारी से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चूंकि ये फर्स्ट पार्ट था वित्तीय साक्षरता का, ये सीरीज अभी चलने वाला है लंबा। आगे की जो वीडियो आएगी उस पर और भी हम लोन पे बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार से बैंक आपको लोन देने में सक्षम होता है, आपकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कोई लोन नहीं पे करता है तो एनपीए कितने दिनों के बाद घोषित होता है। ये सारी चीज़ों पे हम अगली वीडियो में, अगले इस सीरीज़ के नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बुलाने के लिए। अगली वीडियो में सर फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। बिल्कुल, ये अभी आपने जैसे ही घोषणा की तो जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके दर्शकों से फिर से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे सवाल हैं सर, और मैं आपको भी कह देना चाहूँगा, जो लोग अभी हम लोगों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो YouTube पे तो आप हमें कमेंट कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आपको सुविधा मिले, हैपन वगैरह पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैपन वगैरह पे नहीं है। तो इन सारी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इन पे आप हमें अपनी जो क्वेरी हो, कोई सवाल हो, या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम पॉडकास्ट करें सर के साथ, किसी भी विषय में, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।